जय श्री राम बच्चों। आज हम देखेंगे क्लास 12th इंटीग्रेशन, जो कि आपका जस्ट रिवर्स प्रोसेस होती है डिफरेंशिएशन की। तो चलिए देखते हैं इसके बेसिक कॉन्सेप्ट और इस पे बेस्ड कुछ मेथड्स को डिस्कस करेंगे। देन हम एक्सरसाइज शुरू करेंगे। तो मैं इसमें आपको लगभग सारे कॉन्सेप्ट बताऊंगा जो कि एनसीईआरटी और आरडी शर्मा पे बेस्ड है। काफी इंपॉर्टेंट हम क्वेश्चंस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो पहला हमारा जो टर्म आता है इंटीग्रेशन, विच मीन्स रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन। आइए हम देखते हैं कि कैसे रिवर्स प्रोसेस होती है। जैसे हम पढ़ते थे डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स पढ़ते थे, होता क्या था कॉस एक्स। रिवर्स कैसे होती है देखो। अब अगर मैं इस cos x का इंटीग्रेशन करता हूं, इंटीग्रेशन मतलब ये dx और ये हमारा इंटीग्रेशन का साइन होता है। तो देखो sin x का मैंने डेरिवेटिव करा, क्या मिला cos x। अब मैं इस cos x का अगर इंटीग्रेशन करूंगा तो क्या मिलेगा मेरे को sin x। क्लियर हो गया। इसी तरह अगर मैं डी बाई डी एक्स ऑफ cos x करता था, डिफरेंशिएशन आपने पढ़ा होगा, तो क्या होता था माइनस साइन एक्स। अब यहाँ पे जस्ट अपोजिट, अगर अब मैं माइनस साइन एक्स का डेरिवेटिव करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा cos x। ठीक है। इसी तरह हमने देखा था डी बाई डी एक्स ऑफ टेन एक्स, क्या होता था वो सेक स्क्वायर एक्स। तो यहां पे अगर मैं इसको इंटीग्रेट करूंगा तो मेरे को क्या मिलना चाहिए उल्टा, क्योंकि रिवर्स प्रोसेस होती है। क्या मिलना चाहिए 10x। देन हम करते थे डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट एक्स, क्या होता था माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। तो अब यहां पर अगर मैं माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव करूंगा तो क्या मिलेगा, क्या मिलना चाहिए कॉट एक्स। समझ आ गया। इसी तरह अगर मैं डी बाई डी एक्स ऑफ सेक एक्स करता था तो मुझे क्या मिलता था सेक एक्स टेन एक्स। तो यहां पे क्या होगा, अगर मैं सेक एक्स टेन एक्स का इंटीग्रेशन करूंगा तो क्या मिलेगा सेक एक्स टेन एक्स का अगर मैं इंटीग्रेशन करूंगा तो क्या मिलेगा सेक एक्स। समझ आया। इसी सीक्वेंस में हम करते थे अगर डी बाई डी एक्स ऑफ कोसेक एक्स तो क्या मिलता था माइनस कोसेक एक्स कॉट एक्स। अब जब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या मिलेगा, ये मिलेगा, यानी कोसेक एक्स कॉट एक्स को अगर मैं इंटीग्रेट करता हूं तो मुझे क्या मिलेगा कोसेक एक्स। समझ आ गया इतना। इन सब में क्या करना है, जब भी इस तरह का है, अगर यहाँ पर कोई लिमिट नहीं दे रखी तो प्लस सी हम ऐड कर देते हैं, कांस्टेंट प्लस सी ऐड कर देते हैं, हम सब में ऐड कर देते हैं। क्यों कर देते हैं उसका भी हम रीजन समझेंगे। तो फिलहाल हमने ये समझा कि जो इंटीग्रेशन होता है वो जस्ट रिवर्स प्रोसेस होता है डिफरेंशिएशन का। क्यों होता है, क्योंकि किसी का भी डेरिवेटिव जो आ रहा है अगर उसको इंटीग्रेट करेंगे तो वही नंबर हमें मिल जाता है, जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। क्लियर हो गया। अब हमने कुछ चीजें देखी, मैं बात करूंगा कि इसका जो नोटेशन होता है वो किस तरह होता है, कि हम कैसे इंटीग्रेशन को शो करते हैं। यहां पर भी दो चीजें हैं। इंटीग्रेशन हमने समझा क्या होता है, टाइप्स क्या होते हैं, दो टाइप होते हैं। फर्स्ट इज इंडेफिनिट इंटीग्रल एंड सेकेंड वन इज डेफिनिट इंटीग्रल। And what is the major difference between these two integrals? The difference is that the first one is written as integration of fx dx, and which is equals to, means its result is fx plus constant, which means c, where
द टर्म fx is known as integrand. fx is integrand and dx is, I mean x is variable of integration, and the sign, this sign is known as sign of integration, sign of integration. क्लियर? तो कहने का सीधा मतलब क्या है कि अगर इंडेफिनिट इंटीग्रल आपका, तो उसको आप इस तरह से लिखोगे एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू, इसकी कुछ वैल्यू आएगी, पर्टिकुलर आंसर आएगा, जैसे कुछ भी आपने इंटीग्रेशन करा इसका कुछ वैल्यू आएगी, प्लस कांस्टेंट हमेशा लगाना है। किस केस में? इंडेफिनिट। इंडेफिनिट का अगर मैं बेसिकली ग्राफ के थ्रू आपको दिखाऊं तो इंडेफिनिट मींस हो गया इस तरह का एक कर्व, ये हमारा एफ एक्स हो गया जिसको कि हमने वैल्यू जिसकी निकालनी है। इंडेफिनिट है मींस कि फिक्स नहीं है कहां से कहां तक जाएगा, छोटे छोटे सम्स को ऐड करके हमारा इंटीग्रेशन बनता है। यहीं पर अगर मैं बात करूं डेफिनेट इंटीग्रल की, तो इसका मतलब हमारा होता है डेफिनेट इंटीग्रेशन मींस एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू लिमिट, यहाँ पर आपकी लिमिट आ जाती है, मतलब डेफिनेट हो चुका है। अब ये जैसे ना मैं अगर इसका कर्व बनाऊं तो ये इस तरह का कुछ बनेगा कि ये फिक्स हो गया। अब यहाँ से अगर x इक्वल a है तो x इक्वल a से आपने x इक्वल b तक ही जाना है, ये इसकी बाउंड्री होगी। किसके लिए हो गया? एफ एक्स के लिए। x इक्वल a टू x इक्वल b, इसके बीच का जो टोटल एरिया है ना, ये हमारा डेफिनेट हो गया, ये हमें निकालना होता है। वाइल in indefinite form, a indefinite portion, we have to find the value of an indefinite portion, and second one is definite integral in which we have to find the value of a limited portion, means x equal a to x equal to b is a boundary, means कि हमें बाउंड्री से बाहर नहीं जाना होता है इस केस में। तो इसकी वैल्यू क्या आती है? देखो यहां से जैसे हमारा आता है एफ एक्स आ गया प्लस सी आएगा यहाँ पर। अब लिमिट रखनी है ए टू बी, तो रख दी ए टू बी। यहाँ पे मैं सबसे पहले x के प्लेस पे b रखूंगा, अपर लिमिट, और ये होती है लोअर लिमिट, प्लस सी माइनस, क्योंकि जब अपर लिमिट रखते हैं लोअर लिमिट के लिए माइनस करते हैं, तो ये हो गया एफ ए प्लस सी। अब ये प्लस का है माइनस का है कट गए, तो यहाँ क्या बचेगा? एफ बी माइनस एफ ए। इस केस में हमारा कांस्टेंट वाला पोर्शन जो है हट जाता है डेफिनेट में। इंडेफिनेट में कांस्टेंट वाला पोर्शन एज इट इज रहता है। अब ये कांस्टेंट हम लिखते क्यों है, इस पे बात करते हैं। तो ये इंटीग्रेशन में जो इंडेफिनेट वाला पोर्शन है, मैंने इसकी बात की थी कि इसको कुछ इस तरह से लिखा जाता है, एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू एफ एक्स प्लस सी की वैल्यू होती है। क्यों होती है देखो ध्यान से, मैं कुछ एग्जांपल से इसको क्लियर करवाता हूं। मान लो हमने करा, जैसे अभी मैंने एग्जांपल बताया था, पर डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स करा, क्या मिला? कॉस एक्स मिला। इसका मतलब मैंने बोला था कि अपोजिट है, तो कॉस एक्स डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? साइन एक्स होगा। ठीक हो गया। सेकेंड वन, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स प्लस 2 करा, क्या मिला? साइन एक्स का क्या हो गया? कॉस एक्स, और 2 का डेरिवेटिव क्या होता है? 0, क्योंकि कांस्टेंट है। ठीक है। इस केस में भी अगर मैं राइट वाले को इंटीग्रेट करूंगा तो क्या मिलेगा? इसका अपोजिट ये मिलेगा, तो इसका आंसर क्या आएगा? साइन एक्स प्लस 2। समझ आ रहा है? ये इसका डेरिवेटिव करने पे है तो इसका इंटीग्रेशन नहीं होगा, ये तो बोला रिवर्स प्रोसेस होती है। तो इसका डेरिवेटिव करने पे भी है, क्यों? क्योंकि कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है। तो अब इसका इंटीग्रल करूंगा तो ये मिलेगा साइन एक्स प्लस 2। बट क्या पॉसिबल है? यहाँ पे cos x dx का आंसर साइन एक्स आ रहा है, यहाँ पे क्या आ रहा है? साइन एक्स प्लस 2। एक और देखते हैं, अगर मैं इसी में डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स प्लस 10,000 भी कर देता हूं तो भी आंसर क्या आएगा? cos x आएगा, क्योंकि ये कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव 0। अब अगर मैं इस वाले को इंटीग्रेट करूंगा तो मेरे को क्या मिलेगा? इसका अपोजिट, क्योंकि इसका डेरिवेटिव अगर ये है तो इसका इंटीग्रल क्या होगा? ये होगा। तो cos x dx की वैल्यू क्या आ जाएगी? साइन एक्स प्लस 10,000 आ जाएगी, आएगी। देखो 3 मैंने एग्जांपल लिए, तीनों में क्या cos x, एक cos x का इंटीग्रेशन अलग अलग होगा,
यहाँ तक सेम है, लेकिन ये पीछे वाला पोर्शन क्या, कहीं पे 2 आ रहा है, कहीं पे 10,000, अगर कहीं पे मैं 500 लो 500 आएगा कहीं पे। अब यहाँ पे कुछ नहीं है तो 0 आ गया sin x के साथ। तो इस यही क्या हमारा होता है जो हम एक्स्ट्रा लेते हैं कांस्टेंट वाला c, इसी वजह से हमें ये कांस्टेंट लेना पड़ता है ताकि कहीं पर आपका अलग अलग कांस्टेंट वैल्यू ना आए। इसलिए हम एक फिक्स कर लेते हैं, जो मैंने बोला आपको ये वाली कंडीशन की, ये क्या होता है हमारा आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। ये आर्बिट्रेरी कांस्टेंट इसी वजह से लिया जाता है इंटीग्रेशन में, ताकि अलग अलग वैल्यूज ना लिखनी पड़े। कहीं पे जैसे sin x + 2 नहीं आएगा cos x का इंटीग्रेशन, कहीं पे sin x + 10,000 लिखना पड़ रहा है, कहीं पे सिंपल sin x लिखना पड़ रहा है। तो इससे बेटर है इस कंफ्यूजन को हटाने के लिए हम डायरेक्ट क्या लिख दें, c मतलब सारे कांस्टेंट आ जाएंगे उसमें। यहीं पर जो डेफिनेट होता है वहां पे c हटा दिया जाता है। रीजन क्या होता है वहां पर कि c हटाने का, क्योंकि वहां पे लिमिट लगती है, तो ये c एक बार प्लस का आता है एक बार माइनस का, तो कट जाता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट में। और वहां पे आंसर कांस्टेंट आता है। एक चीज ध्यान रखनी है आपको हमेशा कि जो इंडेफिनिट होता है, इंडेफिनिट इंटीग्रल जो हमारे होते हैं, इंडेफिनिट इंटीग्रल जो होते हैं, इनका सॉल्यूशन हमेशा एक वेरिएबल में आएगा आंसर। वाइल अगर हम बात करें डेफिनिट इंटीग्रल की, तो इसका जो सॉल्यूशन आएगा हमेशा क्या आएगा, एक कांस्टेंट वैल्यू आती है। क्या आती है, कांस्टेंट वैल्यू। सो दिस इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन डेफिनिट एंड इंडेफिनिट इंटीग्रल। चलिए आगे देखते हैं। इसी तरह बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं, कुछ मैंने डिस्कस कर लिए हैं, कुछ मैं और करूंगा डिस्कस इसके बारे में। जैसे कि हमारा होता है कभी भी अगर ऐसा कुछ आ जाता है, जैसे d/dx करते थे हम x पावर n का, क्या होता था डेरिवेटिव में nx पावर n-1 होता था। तो अगर इसको मैं उल्टा करूं, यानी nx-1 को इंटीग्रेट करूं, तो हमें क्या मिलना चाहिए, x पावर n। अब यहाँ पे n कांस्टेंट है, तो ये n कहाँ चले जाएगा, दूसरी साइड चले जाएगा, तो क्या बचेगा, x पावर n-1 dx इक्वल्स टू क्या आएगी वैल्यू, x पावर n/n। अब देखो यहाँ पे लिमिट नहीं है तो प्लस c कांस्टेंट भी आता है, यानी अगर इस तरह के इंटीग्रेशन की बात आती है तो आंसर ये आता है। अब मैं यहाँ पे कुछ चीज जो है आपको बताना चाहूंगा कि मान लो हमें x पावर n का ही इंटीग्रेशन बताना है, तो हम क्या करेंगे, देखो इस चीज को ही मैं फर्दर सॉल्व करता हूँ। हमें n चाहिए तो मैं क्या करूंगा बताओ, n चाहिए मुझे, तो जहां पर आपका n था ऊपर, जहां पर आपका n था उसको मैं सिर्फ n+1 कर दूंगा, ताकि यहां से ये -1 हट जाए। तो n+1 कर दिया, इस -1 को ऐसे लिखा dx, ठीक है, यानी कि मैंने n की जगह n+1 कर दिया। अब राइट साइड में भी सेम करता हूं, n की जगह n+1 और अपॉन में n+1+c। तो ये कट गया हमारा, तो यहां से क्या बचा, x पावर n dx इक्वल टू x पावर n+1 अपॉन n+1+c। तो जो हमारा एनसीईआरटी बुक में बेसिक फॉर्मूला दे रखा है x पावर n वाले क्वेश्चंस के लिए, वो कुछ ऐसा दिया है, वो किससे बना है, इसी फॉर्मूले से बना हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें अगर, ठीक है, आगे हम बात करते हैं कुछ और फॉर्मूलों की। जैसे d/dx ऑफ आपका e पावर ax आ जाता है, तो इसका हम क्या लिख करते थे, e पावर ax तो ऐसे ही रहता था, फिर ax का a हो जाता था। बट अब अगर मैं इसका इंटीग्रेशन करता हूं तो a e पावर ax dx का क्या होगा, ये होगा e पावर ax होगा। अब ये एक्स्ट्रा है तो इसको उधर भेजोगे तो e पावर ax dx इक्वल टू में क्या लिखूंगा, e पावर ax और अपॉन में a प्लस c। यानी कि आपको कैसे समझना है इस चीज को कि कभी भी अगर जो वेरिएबल है, वेरिएबल का कुछ कांस्टेंट आता है तो वो इंटीग्रेशन में हमेशा अपॉन में आता है, while in case of differentiation it comes with the variable, मीन्स जो भी आपकी वैल्यू होती थी उसके साथ आता था। जैसे मतलब e पावर ax करा आपने, इसका डेरिवेशन आपने निकालना था डेरिवेटिव, तो आप क्या करते थे, ax को मल्टीप्लाई में लिखते थे, यानी कि क्या हो जाता था, e पावर ax इंटू a हो जाता था। जबकि इस केस में क्या होगा, अपॉन में आ जाएगा। जैसे एक और मैं आपका डाउट क्लियर करूं तो d/dx ऑफ मान लो साइन ax प्लस b है, तो क्या लिखोगे आप, साइन का क्या होता था, cos ax प्लस b लिखते थे हम, और हम किस वाले रूल से करते थे डेरिवेटिव,
किस वाले रूल से करा जाता था, चेन रूल से। फिर ax प्लस बी का होता था, क्या होता था, ax का तो a हो जाएगा और b का कितना हो जाएगा, 0। अब अगर मैं उस वाले को इंटीग्रेट करता हूँ, उसका इंटीग्रेशन करूंगा तो ये मिलना चाहिए, तो क्या लिखूंगा, a cos ax प्लस b dx इक्वल टू साइन ax प्लस b लिखूंगा। एक्स्ट्रा क्या है, कांस्टेंट हमेशा उधर भेज दोगे। तो cos ax प्लस b का जब हम इंटीग्रेशन करते हैं तो हमें क्या मिल जाता है, साइन ax प्लस b अपॉन में a। तो ये हमने क्या देखा, क्या सीखा यहाँ से कि कभी भी अगर आपको कंप्लीट फॉर्मूला ध्यान नहीं आ रहा है तो कॉस, जो भी आपका कॉस का इंटीग्रेशन होता है वो लिख दिया, साइन हो गया, ठीक है। उसके बाद जो एक्स का कोफिशिएंट है, जो वेरिएबल का कोफिशिएंट है, कांस्टेंट तो अकेले रहेगा, उसका तो कोई आंसर आना है नहीं, तो जो वेरिएबल का कोफिशिएंट है उसे अपॉन में लिख देना है, जैसे हमने यहाँ भी करा, यहाँ भी सेम होगा, ठीक है। तो इसी तरह से हमारे बहुत सारे फॉर्मूले हैं डिफरेंशिएशन के, जस्ट उसी का रिवर्स क्या होंगे, सारे इंटीग्रेशन के। सीक्वेंस में अगर आगे बात करो कुछ फॉर्मूले की, जैसे डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स हमारा हुआ करता था, वहां पे डिफरेंशिएशन में 1 बाई एक्स हुआ करता था। तो अगर मैं यहाँ पे 1 बाई एक्स का इंटीग्रेशन कर दूं तो dx लगाऊंगा और इंटीग्रल साइन लगाऊंगा तो मुझे डायरेक्ट क्या मिल जाएगा, log ऑफ x। और यहाँ पे मॉड्यूलस भी लगा देते हैं ताकि अगर x की वैल्यू निगेटिव में आए तो उसको पॉजिटिव बना दे। नेक्स्ट में अगर बात करूं, यहाँ पे हम देखते थे कि डी बाई डी एक्स जो होता है ए पावर एक्स का, उसकी वैल्यू आती थी ए पावर एक्स इंटू लॉग ए होता था, जैसे हम लॉग लेके वहां मेथड से करते थे। तो अब हमने क्या करना है, इसको अगर मैं इंटीग्रेट करूंगा, इस पूरे पोर्शन को इंटीग्रेट करता हूं अगर, तो मुझे क्या मिलेगा, ये मिलेगा। अब ध्यान से देखिए, यहाँ एक्स्ट्रा क्या है, कांस्टेंट क्या आ रहा है, लॉग ए। तो जो कांस्टेंट होता है हम दूसरी साइड भेज देते हैं उसको, तो क्या बन जाएगा फॉर्मूला, ए पावर एक्स बाई लॉग ए प्लस सी। तो यहाँ पर कभी भी आप ए पावर एक्स टाइप की कंडीशन का इंटीग्रेशन करते हैं तो ये वैल्यू आती है। एक तो उस पावर ए पावर एक्स को वैसे लिख दोगे, कांस्टेंट की पावर वेरिएबल है, और उसके साथ अपॉन में क्या लिख दो, लॉग इनटू जो लॉग के साथ जो कांस्टेंट आ रहा है। जैसे यहाँ पे 2 पावर एक्स का करना आपने तो 2 पावर एक्स अपॉन लॉग 2 लिख देना है, ठीक है। कुछ और फॉर्मूले देखेंगे, जैसे हम देखते थे डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स देखते थे डेरिवेटिव में, वो क्या होता था, 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता था। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ध्यान से देखना, 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर का जो रूट होगा उसका डीएक्स करेंगे तो ये वैल्यू मिलेगी, हमें क्या मिलेगी, साइन इनवर्स एक्स और प्लस सी, बिकॉज इट इज एन इंडेफिनिट इंटीग्रल, because here limit is not given. If limit will be given, then we cannot write the constant value c, okay, because in case of limit the whole value itself will be a constant, ठीक है। तो अगर लिमिट आपको दी होगी तो जो कंप्लीट वैल्यू होगी वो खुद में क्या होगी, कांस्टेंट वैल्यू, क्योंकि आंसर क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा। सेकंड केस हमारा डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस इनवर्स एक्स, तो क्या होगा बताओ, -1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता था, डेरिवेटिव करा था हमने। तो अगर कभी भी आपको ऐसा दिखे कहीं पर भी कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर टाइप का कहीं पर लग रहा है, इसका आपको इंटीग्रेशन करना है तो क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स एक्स प्लस सी। और अगर पॉजिटिव वैल्यू है, सेम यही वैल्यू है, पॉजिटिव में है तो उसका साइन इनवर्स एक्स होगा, ठीक है। इरेज करते हैं। नेक्स्ट हमारा है कि जैसे हमने देखा था डी बाई डी एक्स ऑफ टेन इनवर्स एक्स, तो टेन इनवर्स एक्स मीन्स 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक। अब अगर मैं इसको इंटीग्रेट करता हूं 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू, तो हमें क्या मिलेगा, टेन इनवर्स एक्स प्लस सी, ठीक है। आप सीधे से देख सकते हैं कि इंटीग्रेशन इज जस्ट रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। हमने थ्योरी बोली नहीं, हमने उसको प्रूव करके आपको दिखा दिया कि हम कह रहे हैं आपको एक भी फॉर्मूला नहीं याद करना है, क्योंकि हमने जो चीजें डिफरेंशिएशन में पढ़ी थी मैं सारा वही यहाँ पे लिख रहा हूँ, जस्ट अपोजिट हो जा रही है, क्योंकि हमने डेरिवेटिव इसका ये देखा था तो इसका इंटीग्रल ये हो गया। नेक्स्ट हमने देखा था डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट इनवर्स एक्स, वहां हम डेरिवेटिव में पढ़ते थे तो क्या होता था, -1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इट मींस अगर हम इसका इंटीग्रेशन करते हैं, किसका, -1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन करेंगे, dx आएगा और इंटीग्रेशन की लिमिट आएगी। अब आप कहेंगे हर बार dx क्यों आ रहा है, dy क्यों नहीं आ रहा, बिकॉज अगर x वेरिएबल है तो ये भी x वाला होगा, अगर ये x है y है तो नॉट पॉसिबल, इंटीग्रेशन नहीं कर सकते हैं आप। तो क्या आ जाएगा बताओ इसका, कॉट इनवर्स x प्लस सी,
तो आज के जो वीडियो इसमें आपको सिर्फ बेसिक बताऊंगा, इंटीग्रेशन के शुरुआत का बेसिक कैसा है। कंप्लीट इंटीग्रेशन में चाहूं तो आपको इसी वीडियो में बता सकता हूं, बट वो आपके सर के ऊपर से जाएगा, क्योंकि कंप्लीट इंटीग्रेशन एक शॉर्ट वीडियो में कराना पॉसिबल नहीं है। तो हम इंटीग्रेशन को स्टेप बाय स्टेप लेके चलेंगे। जैसे मैंने आपको आज बेसिक बता दिया, मेजर डिफरेंस डेफिनेट और इनडेफिनेट में क्या है, इंटीग्रल क्या होता है, इंटीग्रेशन क्या होता है, किसको इंटीग्रल कहते हैं, क्या इंटीग्रेशन साइन होता है, क्यों कांस्टेंट लगाते हैं इंडेफिनेट में और क्यों कांस्टेंट हटा देते हैं डेफिनेट में, ये सारी चीजें हमने देखी। और हमने फॉर्मूले देखे कि कैसे निकल रहे हैं फॉर्मूले। हमने कोई भी फॉर्मूला याद नहीं किया, हमने सिर्फ डेरिवेटिव में फॉर्मूले याद रखे थे, तो उसकी हेल्प से हमने इंटीग्रेशन के फॉर्मूले खुद नहीं बनाए, खुद निकाले हैं। ठीक है, अभी तक मैंने एक भी फॉर्मूला आपसे ऐसा नहीं बोला है कि आपको याद करना है। ठीक है, तो इसी ट्रिक से आपने ध्यान रखना है। आज की वीडियो में हमने करना क्या है, कुछ और फॉर्मूले की हम बात करेंगे, बेसिक कॉन्सेप्ट की। फिर हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे 1 बाय 1 मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन, कैसे कैसे आपको करना है। ठीक है, तो फिर हम स्टेप वाइज चलेंगे, कंप्लीट इंटीग्रेशन आपको मैं कराऊंगा यहाँ पर। तो नेक्स्ट हमारा है डी बाई डी एक्स ऑफ सेक इनवर्स एक्स, जिसका कि इंटीग्रल होता है 1/x, यहाँ पे मॉड्यूलस आता है और अंदर आ जाता है एक्स स्क्वायर माइनस 1। देखो, जब हम साइन इनवर्स का करते थे या कॉस इनवर्स का करते थे तो यहाँ पे 1 माइनस एक्स स्क्वायर आता था, यहाँ पे उल्टा है, एक्स स्क्वायर माइनस 1 आएगा और बाहर से मॉड एक्स आ जाएगा। अब मैं इसका अगर इंटीग्रल बताऊं आपको, किसका, इसका, इस वाले का इंटीग्रल बताऊं तो क्या हो जाएगा, देखो जस्ट अपोजिट क्या हो जाएगा, सेक इनवर्स एक्स। और क्या है, ये इंडेफिनिट है, विदाउट लिमिट है, तो क्या हो जाएगा, प्लस सी। लिमिट होता तो इतना आने के बाद फिर लिमिट लगा दी जाती है, पहले अपर लिमिट रखी जाती है एक्स के प्लेस पे, फिर लोअर, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। लास्ट हमारा है कि लास्ट हमारा है सेम इसी की तरह, तो डी बाई डी एक्स ऑफ कोसेक इनवर्स एक्स, तो ये हमारा होता है 1 माइनस का 1 और ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1। देखो, आपने अभी तक के फॉर्मूला में देखा होगा, हर एक फॉर्मूला दूसरे का अपोजिट है, नेगेटिव साइन के साथ आ रहा है। अगर मैं इसको इंटीग्रेट करता हूं, इस वैल्यू को, तो इंटीग्रेट करूंगा अगर, तो क्या मिलेगा, ये मिल जाएगा कोसेक इनवर्स एक्स प्लस सी। ठीक है, तो ये हमारा कंप्लीट अभी तक का कॉन्सेप्ट था कि डेरिवेटिव की हेल्प से इंटीग्रेशन कैसे निकाला जाता है और किस किस तरह हम इंटीग्रेशन के फॉर्मूले बनाते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको इतना ही बताऊंगा कि इंटीग्रेशन हमने देखा कि कैसा क्या है, एक्चुअल में इसका कॉन्सेप्ट क्या है और कितने टाइप के होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे आपके कि इंटीग्रेशन के मेथड्स क्या क्या हैं, कैसे आप इंटीग्रल प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए, धन्यवाद।